नमस्ते व्यूअर्स, मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूँ आपका सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज़ द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे आज के सबसे पहले न्यूज़ से। पहला न्यूज़ है फॉरेस्ट फायर रेजेस इन हिमाचल, रेन एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग रिलीफ। तो अभी रिसेंटली फॉरेस्ट फायर हुआ है हिमाचल प्रदेश में, और अभी उत्तराखंड में भी ऐसे केसेस सुनने को मिले थे जहाँ पे बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट में आग लग जा रही है गर्मी की वजह से या लोगों के कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से। तो फॉरेस्ट फायर्स क्या होते हैं, किन कारणों की वजह से फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, क्या हम इनिशिएटिव्स ले सकते हैं इसको मिटिगेट करने के लिए, या गवर्नमेंट की क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं इसके लिए, वो सब हमारे लिए यहाँ समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ डेटा है कि हिमाचल प्रदेश की स्टेट में प्रेजेंटली अराउंड इस साल 1318 फॉरेस्ट फायर्स रिपोर्ट किए गए हैं। तो क्योंकि गर्मी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, तो जिसकी वजह से ड्राई स्पेल्स की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और ये जो होता है ये फॉरेस्ट फायर्स को और ज़्यादा ट्रिगर कर देता है। तो फॉरेस्ट फायर्स जो होते हैं उनको हम वाइल्ड फायर्स भी बोलते हैं, जो कि अनकंट्रोल्ड फायर्स होते हैं दैट स्प्रेड रैपिडली थ्रू द वेजिटेशन। कि किसी भी एरिया में, किसी भी फॉरेस्ट में, वेजिटेशन एरिया में जब रैपिड अनकंट्रोल्ड फायर होता है तो उसको हम फॉरेस्ट फायर बोलते हैं। और इसका जो इम्पैक्ट है वो इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और सोशल तीनों ही स्केल्स पे हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किन कारणों की वजह से फॉरेस्ट फायर्स जो होता है वो हम देखते हैं। तो पहला है नेचुरल कॉजेज़ और दूसरा है मैन मेड कॉजेज़। तो नेचुरल कॉजेज़ में सबसे पहला है लाइटनिंग, यानी जो बिजली चमकती है। कई बार आपने सुना होगा कि बिजली गिर जाती है, तो अगर फॉरेस्ट वाले एरियाज़ में बिजली गिरती है तो उसकी वजह से फॉरेस्ट फायर्स हो सकता है। सेकेंड है स्पॉन्टेनियस कंजम्पशन। डिकम्पोजिशन ऑफ ड्राई वेजिटेशन कैन समटाइम्स लीड टू स्पॉन्टेनियस इग्निशन। कि जो अब पत्ते सूखते हैं, जो ज़मीन पे गिरते हैं, उसके बाद क्योंकि वो धीरे धीरे करके एकदम सूख जाते हैं तो कभी कभी उसमें आग पकड़ लेता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरा होता है एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़, या इसको हम बोलेंगे मैन मेड कॉजेज़। कहीं पे भी आपको ये वर्ड मिले एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मैन मेड। तो सबसे पहला है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। कि एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए पूरा फॉरेस्ट क्लियर कर देते हैं उसमें आग लगा करके, तो इसको हम बोलते हैं, इसको इंटेंशनली लोग करते हैं ताकि जो है कल्टीवेशन के लिए लैंड अवेलेबल हो सके। इसको एक और नाम से जाना जाता है जो कि है झूम कल्टीवेशन। ये आपके एग्ज़ाम में भी ये चीज़ पूछी जा चुकी है। सेकेंड है नेग्लिजेंस। अब लोग जो हैं वो घूमने जाते हैं, कैंपिंग करते हैं फॉरेस्ट में, कई बार सिगरेट स्मोक करते हैं और उसको सिगरेट को बिना बुझाए वो फॉरेस्ट में डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से आग पकड़ लेता है। एग्रीकल्चर वेस्ट को जा कर के फॉरेस्ट में बर्न करते हैं। तो कई बार ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम सोचते नहीं हैं नेग्लिजेंस में, और बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स हो जाते हैं। थर्ड इज डेलिबरेट सेटिंग ऑफ फायर्स फॉर लैंड क्लियरेंस और अदर मैलिशियस पर्पसेस। कि किसी भी कारण, जानवरों को भगाने के लिए या ट्राइबल्स को भगाने के लिए, किसी भी मैलिशियस पर्पस के लिए ज़बरदस्ती लैंड को क्लियर करने की कोशिश करना इज ऑल्सो अ रीज़न फॉर फॉरेस्ट फायर्स। इम्पैक्ट क्या हो जाएगा इसका? तो सबसे पहला हो जाएगा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जिसमें कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा फौना दोनों का नुकसान होगा। सॉइल का डिग्रेडेशन होगा, क्योंकि जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो जब जल जाएगी तो कहीं ना कहीं जो मिनरल्स हैं, जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं, उसका भी लॉस होगा। एंड लास्टली एयर पोल्यूशन। कि जब फॉरेस्ट जलते हैं तो हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, ये सारी चीज़ें हमें एयर में देखने को मिलती हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? तो सबसे पहला लॉस ऑफ टिम्बर और दूसरा टूरिज्म इम्पैक्ट। कि फॉरेस्ट जो होते हैं वो रिक्रिएशन पर्पसेस के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। आप देखिए कितने बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं जैसे छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में, झारखंड में, जहाँ पर कि टूरिज़्म बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो अगर ऐसे एरियाज़ में फॉरेस्ट फायर्स जो हैं वो लग जाते हैं तो उन एरियाज़ का टूरिज़्म जो है वो इम्पैक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट है सोशल इम्पैक्ट, जिसमें है पहला डिस्प्लेसमेंट, की जो ट्राइबल और रूरल कम्युनिटीज़ होती हैं जो उन्हीं फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट होती हैं, जहाँ जैसे कि छत्तीसगढ़ वाले एरिया में जो डोमिनेंट ट्राइबल बेल्ट है हमारा, तो वहाँ पर अगर फॉरेस्ट फायर्स लगते हैं तो जो उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, किनका, तो ट्राइबल्स का और रूरल एरियाज़ का जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से उनको वहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट इज़ हेल्थ इश्यूज़, कि ये जो लोग हैं, अब एयर पोल्यूशन होगा तो वहाँ के लोगों को स्मोक की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, पहला है नेशनल एक्शन प्लान फॉर फॉरेस्ट फायर्स, जो कि 2018 में शुरुआत की गई थी इसकी, टू रिड्यूस फॉरेस्ट फायर्स बाय इन्फॉर्मिंग, इनेबलिंग एंड एम्पावरिंग फॉरेस्ट फ्रिंज कम्युनिटीज़ एंड इंसेंटिवाइजिंग देम टू कोलैबोरेट विद स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स, की जो फॉरेस्ट के आसपास की कम्युनिटीज़ हैं उनको इन्फॉर्म करना, उनको इनेबल करना कि ऐसी कोई चीज़ होती है तो वो कैसे उससे लड़ सकते हैं, और एम्पावर करना कि उनके अंदर इस चीज़ से लड़ने के लिए, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए वो उनके पास हो। तो और दूसरा क्या है, तो फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम, जो कि ओनली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है डेडिकेटेड टू असिस्टिंग स्टेट्स इन डीलिंग विद फॉरेस्ट फायर्स। तो इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टेट्स को असिस्ट करती है फॉरेस्ट फायर्स को मिटिगेट करने में। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं प्रिवेंशन और मैनेजमेंट में, तो सबसे पहला अर्ली वार्निंग सिस्टम, सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग, ये सब करके, ताकि अगर कहीं पे फॉरेस्ट फायर्स होने की संभावना है तो उसकी वार्निंग हमें पहले ही मिल जाए। सेकेंड है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कि फायर प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज़, कि अगर जो कम्युनिटी वहाँ पे रह रही है, अगर उन्होंने कभी कोई फायर विटनेस किया तो वहाँ से भागने के बजाय वहाँ पर रह करके क्या मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ वो कर सकते हैं, ताकि वो जो फायर है वो बड़े से बड़े एरिया में ना फैले, इस बात के लिए उनको सेंसिटाइज करना होगा, ट्रेन करना होगा। एंड सेकेंड इज इन्वॉल्विंग कम्युनिटीज़ इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड फायर कंट्रोल। इसके अलावा हमें स्ट्रिक्ट लॉज को इम्प्लीमेंट करना होगा, ताकि ये जो डेलिबरेटली ये ऐसी चीज़ें की जाती हैं उनके लिए हमें उसके लिए एडिक्वेट सज़ा देनी होगी। प्लस फायर सेफ्टी मेजर्स को भी इन्फोर्स करना होगा, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर अगर प्रैक्टिस किया जाता है, मतलब आज अगर ये पूरा फॉरेस्ट है, इसके इस एरिया में कल्टीवेशन हो रहा है, कल को जाकर के यहाँ पे पेड़ है मान लीजिए, और कल को जाकर के ये एरिया अब उतना फर्टाइल नहीं रहा, तो अब हमें अगर इस एरिया में आना है तो इसको हम बर्न करते हैं, तो ये हो गया स्लैश, मतलब उसको स्लैश एंड बर्न, और अब उसको हम यूज़ करेंगे कल्टीवेशन के लिए। तो अल्टीमेटली ये एरिया भी जो है ये एक वेस्टलैंड बन गया, जिसमें कि अब कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है, और कुछ सालों के बाद ये एरिया भी जो है वो एक वेस्टलैंड बन जाएगा, क्योंकि उसमें भी कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने की ज़रूरत है। एंड लास्टली फायर फाइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप्ड हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के पास ऐसा सारा इन्फॉर्मेशन हो, अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि अगर कभी फॉरेस्ट फायर हुआ तो कैसे वो कम्युनिटीज़ के साथ मिल करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और या स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनाने से नहीं होगा, बल्कि उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और एडिक्वेट इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरत है कि एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल में। ICMR seeks to provide oral formulation of hydroxyurea to treat sickle cell disease। तो ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो इन्होंने ओरल फॉर्मुलेशन की बात करी है हाइड्रोक्सी यूरिया की। तो एक बीमारी होती है सिकल सेल डिजीज़, ये एक जेनेटिक डिजीज़ है जो हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आता है। तो अगर उसको ट्रीट करने के लिए हाइड्रोक्सी यूरिया की ज़रूरत पड़ती है। ओरल फॉर्मुलेशन मतलब जिसको आप ओरली बॉडी में इंजेस्ट कर सकते हैं।
तो अब यहाँ पे ICMR जो है वो कोशिश कर रहा है कि सिकल सेल डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए या ट्रीट करने के लिए हम एक ओरल फॉर्मुलेशन को डेवलप करें। तो इंडिया में सिकल सेल डिजीज़ का हाईएस्ट प्रेवलेंस है अगर हम सिर्फ साउथ एशिया की बात करते हैं तो, और इंडिया में अराउंड 20 मिलियन पीपल हैं जो कि सिकल सेल डिजीज़ से जूझते हैं। तो सिकल सेल डिजीज़ होता क्या है, तो नॉर्मली जो हमारे सेल्स होते हैं वो कुछ इस शेप के होते हैं, बट सिकल सेल डिजीज़ में जो सेल्स होते हैं वो सिकल के शेप के हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो प्रॉपर फंक्शनिंग होता है सेल का वो अफेक्ट हो जाता है। तो इस वजह से बॉडी जो है वो डिस्टर्ब होने लगती है। तो सिकल सेल डिजीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स of hemoglobin, and hydroxyurea, a myelosuppressive agent, is an effective drug for treating patients of sickle cell disease and thalassemia। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिकल सेल डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग की ज़रूरत पड़ती है। और क्योंकि अभी ये न्यूज़पेपर में आ गया और आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों में साइंस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सिकल सेल डिजीज़ और थैलेसीमिया दोनों को ही ट्रीट करने के लिए एक ड्रग है हाइड्रोक्सीयूरिया जिसका कि इस्तेमाल किया जाता है। तो ICMR said that since only high dosage hydroxyurea tablets are available, initiating a low dose treatment becomes a tedious task for service providers, as the capsule or the tablet has to be broken down appropriately to be administered as per the body weight। मतलब अभी जो हमारे पास अवेलेबल है हाइड्रोक्सीयूरिया वो बहुत हाई डोसेज में अवेलेबल है, लेकिन बॉडी वेट के हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ता है ताकि बॉडी वेट के हिसाब से आपके शरीर में हाइड्रोक्सीयूरिया का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा ना हो। तो अभी इसको एडमिनिस्टर करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बड़े टैबलेट को तोड़ करके छोटा करना पड़ता है और उसके बाद बॉडी वेट के हिसाब से उसको एडमिनिस्टर किया जाता है, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन असल में होगा जब हम हाई डोसेज के लिए अलग हाइड्रोक्सीयूरिया बनाएंगे और लो डोज ट्रीटमेंट के लिए अलग टैबलेट्स होंगे। तो अब हम समझते हैं कि सिकल सेल डिजीज़ जो है वो होता क्या है। तो सिकल सेल डिजीज़ इज़ अ जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द शेप एंड फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि RBC का शेप यहाँ पर चेंज होता है, ना कि WBC का या प्लेटलेट्स का। और इंडिया में ये पर्टिकुलरली प्रेवलेंट है कहाँ पर, तो ट्राइबल पॉपुलेशंस में, और इसका हेल्थ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होता है। तो अब ये जो है सिकल सेल डिजीज़ ये होता क्यों है, तो ये होता है म्यूटेशन की वजह से। किसमें? तो HBB जीन में। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कौन से जीन के म्यूटेशन की वजह से होता है, तो लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि जीन म्यूटेशन की वजह से ये जो बीमारी है वो होती है। और इस म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन S बोलते हैं। ठीक है, और ये जो डिसऑर्डर है सिकल सेल डिजीज़ ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, मीनिंग अ पर्सन नीड्स टू इनहेरिट 2 कॉपीज ऑफ द सिकल सेल जीन, वन फ्रॉम ईच पेरेंट टू डेवलप द डिजीज़। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स में से एक के पास सिकल सेल डिजीज़ हो और एक के पास ना हो, तो उस केस में आपको सिकल सेल डिजीज़ नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों के पास सिकल सेल डिजीज़ के जीन्स हैं और दोनों से ही आपने उस जीन को इनहेरिट किया है, तब जाकर के सिकल सेल डिजीज़ होता है। और ये 3 टाइप का होता है सिकल सेल डिजीज़। पहला होता है सिकल सेल अनीमिया, जो कि सबसे सीवियर होता है, जहाँ पर पर्सन जो है वो इनहेरिट करता है 2 सिकल सेल जीन्स। दूसरा है सिकल हीमोग्लोबिन C डिजीज़, जहाँ पे कि पर्सन जो है वो इनहेरिट करता है एक सिकल सेल जीन और दूसरा जीन फॉर हीमोग्लोबिन C। एंड लास्ट होता है सिकल बीटा थैलेसीमिया, जहाँ पर कि एक पर्सन जो है वो इनहेरिट करता है 1 सिकल सेल जीन एंड 1 जीन फॉर बीटा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में भी एक ब्लड डिसऑर्डर है एक तरीके का, जहाँ पर आपके ब्लड का जो प्रोडक्शन होता है बॉडी में वो सही से नहीं हो पाता है। और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला अनीमिया, कि आपकी बॉडी में खून बनने में दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपको फटीग होगा, वीकनेस होगा। दूसरा पेन क्राइसिस, कि अलग अलग जगह पर जब ब्लड अगर सही से फ्लो नहीं करेगा, आप देखिए कि कई बार अगर ब्लड का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में ठीक से नहीं होता है
तो उसकी वजह से कई बार दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी चीज़ है जो इसका सिम्टम है। तीसरा है इन्फेक्शन, ऑर्गन डैमेज, स्ट्रोक और डिलेड ग्रोथ, क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज़ के लिए कहा जाता है कि हर एक ऑर्गन को, हर एक शरीर के हिस्से को जो खून होता है हमारा वो सींचता है। एक न्यूट्रिएंट जो होता है वो खून से होके हर एक ऑर्गन तक पहुंचता है। तो अगर खून ही आपकी बॉडी में सही से नहीं बनेगा तो वो ट्रांसफ़र भी नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज़ लिए हैं? तो सबसे पहला है नेशनल हेल्थ मिशन, जहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स ने स्पेसिफिक प्रोग्राम्स इनिशिएट किए हैं स्क्रीनिंग के लिए, डायग्नोसिस के लिए और मैनेजमेंट के लिए। किस चीज़ का? तो सिकल सेल डिजीज़ का। सेकेंड है नेशनल सिकल सेल अनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, क्योंकि ये सबसे सिवियर फॉर्म होता है तो गवर्नमेंट अभी सबसे ज़्यादा इस पर फोकस कर रही है। एंड लास्टली अवेयरनेस कैंपेन, ताकि लोगों को इस बारे में पता चले। जनरली जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है कि ऐसा भी कोई डिसऑर्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल अब जाकर के लोग एड्स जो हैं उसके बारे में जानने लगे हैं, बट आज भी कोई इसके बारे में बात नहीं करता है। तो वैसे ही अगर हमें सिकल सेल डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलानी है तो उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स करने ही होंगे, तब जाकर के कहीं जो हमारा गोल है कि हमें सिकल सेल डिजीज़ से लोगों को मुक्त करना है या उनकी ट्रीटमेंट करनी है, वो जाकर के हम अचीव कर पाएंगे। अब आ जाते हैं हमारे एडिटोरियल्स पर, और पहला एडिटोरियल है प्रॉपर्टी इज़ रियल सो शुड बी द कॉम्पनसेशन। यहाँ बात हो रही है राइट टू प्रॉपर्टी की, कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था हमारा वो एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, फंडामेंटल राइट्स में से उसको निकाल दिया गया। और ये चीज़ बोली गई कि अगर स्टेट कभी भी हमारी प्रॉपर्टी को प्रोक्योर करता है किसी भी पर्पस के लिए तो हमें एडिक्वेट कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। तो यहाँ वही बात हो रही है कि अगर स्टेट जो है वो हमारा प्रॉपर्टी एक्वायर करता है तो क्या वो उस हिसाब से हमें कंपनसेट करता है या नहीं। तो राइट टू प्रॉपर्टी was originally a fundamental right under Article 19 Clause 1 Subclause F of and Article 31 Clause 2 of the Indian Constitution। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जस्ट इक्विवेलेंट कंपनसेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड व्हेन प्रॉपर्टी इज डिप्राइव्ड, कि अगर किसी को मान लीजिए मेरी 50 लाख की प्रॉपर्टी है जिससे मुझे डिप्राइव किया जा रहा है, तो मुझे उसी के इक्विवेलेंट कंपनसेशन जो है वो गवर्नमेंट से मिलना चाहिए, ना उससे कम और ना ही उससे ज़्यादा। तो 1955 में कॉन्स्टिट्यूशन के 4th अमेंडमेंट के हिसाब से जो था 4th अमेंडमेंट, दैट ऑल्टर्ड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 31 क्लॉज 2 टू प्रिवेंट कोर्ट्स फ्रॉम क्वेश्चनिंग द एडिक्वेसी ऑफ कंपनसेशन। यानी कंपनसेशन कितना दिया जा रहा है, अगर प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट एक्वायर करती है तो कितना कंपनसेशन दिया जा रहा है, इस बात पर कोर्ट सवाल नहीं उठा सकती है। फिर 1978 में होता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि राइट टू प्रॉपर्टी को एज अ फंडामेंटल राइट हटा दिया जाता है और उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया जाता है अंडर आर्टिकल 300A। तो प्रेजेंट हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसका स्टेटस क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्यों? क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और कहाँ मेंशन है? तो आर्टिकल 300A में ये चीज़ मेंशन है। अब जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस जो हैं इस चीज़ को लेकर के वो काफ़ी अलग अलग, कॉम्पनसेशन कितना होना चाहिए, एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें कई बार जुडिशरी में डिस्कस की गई हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो होता है केशवानंदा भारती केस, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म्ड दैट द राइट टू प्रॉपर्टी ऑल्दो नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट इज स्टिल प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 300A, कि भले ही राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट ना हो, लेकिन उसका जो प्रोटेक्शन है वो अभी भी वैलिड है। किस आर्टिकल के अंडर? तो आर्टिकल 300A के अंडर। और अभी रिसेंटली कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड भी एक जजमेंट आया, जिसमें कि कोर्ट ने कहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स अंडर आर्टिकल 300A के बारे में जिक्र किया है कि 300A के अंडर अभी भी प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं हमारे, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, वो आज भी वैलिड है।
तो अब कंपनसेशन और फेयरनेस के बारे में क्या कहा जाता है, तो द टर्म अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर कंपनसेशन इन लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स लेड टू द एम्बिग्विटी एंड पोटेंशियल मिसयूज। कि वर्ड का जो डिफरेंस हुआ कि कंपनसेशन के बजाय वहाँ पे अमाउंट यूज़ किया जाने लगा, उसकी वजह से काफ़ी एम्बिग्विटी क्रिएट हुई और मिसयूज़ के चांसेस जो हैं वो बढ़ गए। बट जुडिशियल स्क्रूटनी इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो कॉम्पनसेशन है वो फेयर एंड रीजनेबल हो, भले ही चाहे वो एक फंडामेंटल राइट है या नहीं है। तो अब ये जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं इनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो कहीं ना कहीं एक सिविलाइजेशन की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। और ये बेसिक ह्यूमन राइट भी है कि हर किसी के पास अपना एक प्रॉपर्टी होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि एक प्रॉपर्टी पे एक प्रॉपर्टी लिए जा रहे हैं, बट बेसिक एक जो प्रॉपर्टी होती है हर किसी के पास होनी चाहिए। तो द कोर्ट्स हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट द राइट टू फेयर कंपनसेशन एज इंटीग्रल टू द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। अब ये जो रिसेंट जुडिशियल डिसीजन आया है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, इसने फिर से री इन्फोर्स कर दिया कि 300A के अंडर जो प्रॉपर्टी राइट है उसमें कंपनसेशन मिलना चाहिए। The Supreme Court identified several facets of property rights that remain protected, including the right to fair compensation, which cannot be arbitrary and unreasonable. अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने मेरी 50 लाख की प्रॉपर्टी जब्त कर ली और मुझे उसके बदले में 10 लाख रुपए का कंपनसेशन दे दिया। रीजनेबल होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए कि जितने की प्रॉपर्टी आपने प्रोक्योर करी है उसी के हिसाब से आप हमें कंपनसेशन दें। तो इस चीज़ में जुडिशरी ने जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कि प्रॉपर्टी राइट्स को कैसे सेफगार्ड करना है। इस चीज़ में जुडिशरी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। वरना अगर गवर्नमेंट जो होती वो अगर टाइम टू टाइम इस चीज़ को करती तो बहुत ऐसे लोग होते जिनको कि एडिक्वेट कॉम्पनसेशन नहीं मिल पाता। तो ये जो बैलेंस है लेजिस्लेटिव इंटेंट और जुडिशियल ओवरसाइट के बीच में, ये कहीं ना कहीं इंश्योर करता है कि प्रॉपर्टी राइट्स हमारे आज भी सुरक्षित हैं, भले ही वो एक फंडामेंटल राइट हो या एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट एडिटोरियल पर, जो हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है, जो है द डेलिकेट बैलेंसिंग ऑफ हेल्थ केयर कॉस्ट्स। तो यहाँ जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया में हेल्थ केयर कॉस्ट जो हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सस्टेनेबल पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करें हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में, ताकि जो एक अनइवननेस क्रिएट हो गई है रिच और पुअर सेक्शन के बीच में, कि रिच जो हैं उनको एक अच्छा क्वालिटी ऑफ मेडिकल केयर मिलता है, हेल्थ केयर मिलता है, बट पुअर जो लोग हैं उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इंडिया का जो अभी हेल्थ लैंडस्केप है वो काफ़ी हद तक इवॉल्व कर रहा है। पहले लोग अपने हेल्थ पे इतना ध्यान नहीं देते थे। आप देखिए हेल्थ इंश्योरेंस कितने लोग लेते भी थे तो लाइफ इंश्योरेंस लेते थे, बट धीरे धीरे करके इस चीज़ का जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है। तो अब यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल्स के बारे में हमें देखना होगा। तो यहाँ जो ऑथर है वो सबसे पहले बात कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स का इसमें क्या रोल हो सकता है उस बारे में। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ और प्रोसीजर्स के बारे में बताने के लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास होते हैं रिसोर्सेज, और ये रिसोर्सेज जो हैं वो नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो दीज इंस्टीट्यूशन सर्व एज इनोवेशन हब्स significantly enhancing patient care especially in complex medical scenarios, कि ये एक तरीके का इनोवेशन हब की तरह एक्ट करते हैं, प्लस जो क्वालिटी ऑफ केयर ये ऑफ़र करते हैं लोगों को वो काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पर अब 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं या 2 रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, जो कि है कॉस्ट सेटिंग और प्राइसिंग मॉडल। तो कॉस्ट सेटिंग यानी कि जो भी मेडिकल सर्विसेज हैं, ब्लड टेस्ट है, ऑपरेशन है किसी चीज़ का, या कोई भी टेस्ट है, कैंसर डिटेक्शन टेस्ट है, एड्स डिटेक्शन टेस्ट है, तो उन सब के लिए एक प्राइस फिक्स कर दो जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए भी वैलिड होगा और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए भी वैलिड होगा। तो अब आप कहेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट माइंडेड होते हैं, उनके लिए जो सेवा है वो मैटर नहीं करता है।
तो आप उसका एक सीलिंग बना दीजिए कि इससे ऊपर किसी भी ट्रीटमेंट का कॉस्ट नहीं होगा। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को इंश्योर करने के लिए कि वो प्रॉफिट में रहें, वहाँ पर भी एक सीलिंग बना सकते हैं। तो इसको बोलेंगे कि जो क्वालिटी है उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, बट जो प्राइस है उस चीज़ पर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो लेकिन कई बार जब प्राइस कैप्स लगते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो क्वालिटी पे पड़ भी सकता है। तो इसीलिए डायनामिक प्राइसिंग मॉडल्स जो हैं वो हमें कंसिडर करने चाहिए, जो कि बोथ मेडिकल कॉम्प्लेक्सिटी और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को कंसिडर करते हैं, जिसमें कि टियर्ड प्राइसिंग होता है कि जिस हिसाब से आपका इनकम लेवल है, आपकी नेसेसिटी है, उस हिसाब से आपसे चार्जेस लिए जाते हैं। बट यहाँ पर कुछ रेगुलेटरी चैलेंजेस भी हैं, जैसे इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर कॉस्ट्स, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स दैट अकाउंट फॉर लोकल डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, कि अब जिस हिसाब से आप केयर बैंगलोर में ऑफ़र कर सकते हैं उस हिसाब से आप हेल्थ केयर बिहार में ऑफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही स्टेट्स की जो जीडीपी है या इकोनॉमी है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो जो भी उस स्टेट के कंडीशंस हैं, उस पर्टिकुलर जगह के कंडीशंस हैं, उस हिसाब से जो हेल्थ केयर कॉस्ट हैं वो तैयार किए जाने चाहिए। States like Rajasthan and Tamil Nadu have gaps in rate fixation and healthcare infrastructure present significant challenges. तो कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि राजस्थान और तमिलनाडु जो कि रेट फिक्स करने के बाद भी जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो नहीं मिल पाता है। बट यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का, जैसे कि मोबाइल हेल्थ ऐप्स। अब जैसे कोविन था, तो कोविन पे आप अपने हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं, मतलब बुक कर सकते थे कि आपको टेस्ट कराना है या आपका रिज़ल्ट क्या आया, ये सारी चीज़ें। एआई है, टेलीमेडिसिन है। टेलीमेडिसिन मतलब यहाँ मैं बैठी हूँ, कहीं और मेरा डॉक्टर बैठा है, एंड थ्रू वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल आई एम कंसल्टिंग विथ माई डॉक्टर एंड ही और शी इज़ डूइंग माई चेकअप थ्रू दैट। तो इसको बोलते हैं टेलीमेडिसिन। These advancements play a crucial role in creating a more efficient and accessible healthcare system, कि ये एक बहुत efficient और accessible healthcare system create करने में help कर सकता है। तो अब इसके लिए एक और जो चीज़ है वो होती है data driven decision making, कि डेटा के हिसाब से हमें कोई भी डिसीजन लेना चाहिए, जिसको बोलते हैं एडवांस्ड एनालिटिक्स। डेटा का जो एनालिसिस होता है, कौन से डेटा का, तो पेशेंट आउटकम्स, ट्रीटमेंट एफिकेसी, कॉस्ट एफिशिएंसी, इन सब को जब हम स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो एक बेटर, एक नुआंस्ड और इफ़ेक्टिव हेल्थ केयर फ्रेमवर्क जो है वो हम तैयार कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इस पूरे डिस्कशन से हमें क्या सीखने को मिला, कि हमारा काम है कि एक्सेस, इनोवेशन और अफोर्डेबिलिटी, इन तीनों के बीच में एक सामंजस्य क्रिएट करना है, ताकि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो रेडिली अवेलेबल हों सबके लिए, ताकि जो हमारा गोल है UHC का, UHC यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर का, उसको हम जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें। तो इट इज़ रिकमेंडेड टू कंडक्ट पायलट प्रोजेक्ट्स टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ रेट कैप्स, government support for research and public-private partnerships to foster innovation and equitable access। तो ये हो जाएगा एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, जहाँ पे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, ताकि एक बेटर तरीके से हम हेल्थ केयर को प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वहाँ से आप सर्वोदय IAS के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ आपको हर रोज़ का PDF मिल जाएगा। बाकी अगर आपको पुरानी एनालिसिस देखनी है तो जो हमारा प्लेलिस्ट है द हिंदू का, वो जा कर के आप देख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।